बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर नाज़रीन। आज लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और उम्मीद करते हैं कि बारिश जो है वो रहमत लेकर हमारे मुल्क के ऊपर बरसे, क्योंकि बहुत से मसाइल सामने आ जाते हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच की सूरत हाल की। और सूरत हाल बहुत ही अबतर है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी भी हमें शिकस्त के गर्दाब से बाहर नहीं निकाल सकी। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया है और पाकिस्तान की टीम 211 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 120 रन पर ढेर हो गई। और टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने के जो 8 खिलाड़ी थे वो तो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। आजाना अवैस हैं, इमामुल हक हैं, शान मसूद हैं, 3-3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अली उस्मान ने 2, हुरम शहजाद ने 4 रन बनाए। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मोहम्मद अली जो है वो 0 पर ही आउट हो गए, जबकि कप्तान जो बाबर आजम है वो कुछ अच्छा खेले, पर 58 रन जो है उसके बाद वो आउट हुए। लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम जो है परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे से हम सफ़र कर रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के सामने भी हमें वो सफ़र ही नज़र आया और उनकी फास्ट बॉलिंग के सामने हमारे बल्लेबाज टिक नहीं सके हैं। कप्तान बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी उनका सामना ना कर सका। तो अब तनकीद तो बाबर आजम के ऊपर बहरहाल होगी कि उनकी कप्तानी में ये शिकस्त हमें हुई है। हालांकि सूरत हाल हमारे कंट्रोल में थी और हम इसको जीत भी सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद ने 109 रन की शानदार इनिंग खेली थी। जनाब, साबिक कप्तान हो या मौजूदा कप्तान हो, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा। इमामुल हक ने भी अच्छा बल्लेबाजी की, उन्होंने 63 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जस्टिन ग्रूज 5 विकेटें लेकर नुमाया रहे थे। इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ ने 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। अब भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कम बैक करेगा, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आज की जो टॉप 5 स्टोरीज हैं उसमें सबसे पहले तस्करा होगा मौसम का। आज से मानसून का नया स्पेल, शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई जनाब कर दी गई है। इदारे कितने मुतहरिक हैं, किन चीज़ों की एहतियात करना और कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश बरस सकती है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात होगी ट्रंप की। नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की से मुलाकातें मस्बत नतीजा खेज रहीं। वाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं, मुलाकात से कबल ट्रंप का बड़ा बयान था। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये मुलाकातें मस्बत और नतीजा खेज रहीं। इस पर भी तफसील से आगे चलकर बात होगी। बिल्कुल, और फिर बात होगी डिजिटल डिटॉक्स की। क्या अब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर स्क्रीन से फरार मुमकिन है? क्या मौजूदा दौर में इंसान को डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है? ये है क्या, और इसके असरात किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर हो रहे हैं या हो सकते हैं? इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में शिकस्त दे दी। कौमी टीम को 90 रन से हराया गया। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। बाबर आजम के निस्फ सेंचुरी भी पाकिस्तान को शिकस्त से नहीं बचा सकी। आखिर कसूर किसका? क्या पिचेस हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वेदर कंडीशंस हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या फिर हमारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है? इस सब पर भी तफसील से बात होगी। और आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा से, जिन्होंने आइकॉन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस मुकाबले में और कौन कौन से कंटेस्टेंट थे, किन किन ममालिक के थे, और ये मुकाबला किस तरह से इन्होंने जीता है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात हो जाए कुछ वेदर की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में, जिस तरह से हमने आपको आगाज़ में बताया, कि बारिशों का एक नया ताकतवर स्पेल शुरू होने जा रहा है, जिसके बायस कई इलाकों में शदीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा मौजूद है। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी कर दी है कि कराची में 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि 1 अगस्त से मगरबी हवाओं का एक मजबूत सिलसिला भी मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले सकता है, जिससे बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। हम जानते हैं कि किन इलाकों में, शिमाली, पहाड़ी या मैदानी इलाकों में कहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है। और लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि 30 जुलाई से 5 अगस्त तक लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। तो जो टूरिस्ट हैं उनको भी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अपना सफ़र जारी रखना होगा। इरफान वर्क साहब, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको इरफान वर्क साहब। आप ही से जानेंगे कि आखिर मौसम किस हद तक शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है, और जो ये स्पेल नया दाखिल हो चुका है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान पूरे के अंदर, ये किन किन इलाकों को, किन किन शहरों को ज़्यादा मुतासिर करेगा? शिद्दत क्या रहेगी बारिश की? देखिए,
सिलसिला है ये पाकिस्तान में सबसे इरफान वर्क साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जुनेद, जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में गर्मी भी है, लेकिन बादल जो है वो छाए हुए हैं पूरे पंजाब के ऊपर, पूरे लाहौर के ऊपर भी। और जो सफ़र पर निकलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं। बिल्कुल, 30 जुलाई से 5 अगस्त तक ये स्पेल जारी रहेगा और इसके बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी रहने के लिए हिदायत कर दी गई है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का कहा गया है। तो हमारा ये काम है एक शहरी होने के नाते पाकिस्तान का कि हम जो भी एडवाइजरीज महकमे मौसमियात या हुकूमत की तरफ से NDMA PDMA की तरफ से जारी हों उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, उसको सीरियस लिया जाए, उसे बिल्कुल भी इग्नोर या नज़रअंदाज ना किया जाए। हम समझते हैं कि बच्चों की वेकेशंस हैं और ये आखिरी माह चल रहा है और लोगों की कोशिश है कि जो अभी तक सैर के लिए नहीं निकल सके नॉर्दर्न एरियाज़ या हिल स्टेशंस की तरफ वो रुख कर सकें, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। हर साल हम देखते हैं कि बहुत से वाक़यात होते हैं, नागहानी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो इसके अंदर हमें भी साथ देना होगा गवर्नमेंट का और आवाम से अपील की गई है कि मौसमी सूरत हाल पर नज़र रखें, एडवाइजरीज को देखते हुए अपना प्लान तरतीब दें। बिल्कुल जी, और सूरत हाल जो हंगामी सूरत हाल है इसमें मकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है ताकि आपका जानी और माली नुकसान से आपको बचाया जा सके। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान विर्क साहब, जो नया स्पेल दाखिल हुआ है पाक के हवाले से जानना चाहेंगे कितना शदीद होगा ये, किन किन इलाकों को मुतासर करेगा? देखिए, ये जो है ना अभी गुज़िश्ता जो रात है इसमें लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में जो है हमारे पास मुजफ्फराबाद में 136 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है और इसके अलावा जो पंजाब में सियालकोट में 73 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड हुई है, गुजरांवाला में 73 और इसी तरह जो है ना हमारे पास मरी में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला सिलसिला जो है अभी मजीद जो ये शुमाली पंजाब के इलाकों में, जिसमें लाहौर भी शामिल होगा इंशाल्लाह, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और इसके अलावा गुजरात के इलाके, फैसलाबाद, सरगोदा के इलाके, ये जितने भी इलाके होंगे जहाँ पर हम बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30-31 तक जो है ना यहाँ पर ये बारिश है और आगे आने वाले दिनों में भी बारिश होगी, गैप्स के साथ होगी और ये वाला सिलसिला जो है फिर जनूबी पंजाब के इलाकों में अफेक्ट करेगा और जनूबी पंजाब के इलाकों में ख़ास तौर पे जो मुल्तान के इलाके, साहिवाल, पाकपतन और इसके गिरतनवा के जितने भी, बहावल नगर में भी हो जाएगी बारिश, बहावलपुर में भी बारिश है इसमें और उसके बाद जो है ना ये वाला सिलसिला जो है ये सिंध को भी अफेक्ट करेगा। सिंध के जो साउथ ईस्टर्न सिंध के पार्ट्स हैं जिसमें थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, जावल और इसके अलावा जो सांगड़ के इलाके होंगे यहाँ पर भी बारिश होगी, इवन के सखर और गुटकी तक ये जो है ना वो बारिश होगी। अच्छा इरफान साहब, इसकी वजह से कहाँ पे नदी नालों में और दरियाओं में तुग़यानी आ सकती है? क्योंकि हम अर्बन फ्लडिंग और जो सूरत हाल है अलर्ट्स की उसमें भी इजाफा देख रहे हैं इस बार की वार्निंग में। देखिए, ये जो हमने अलर्ट जारी किया है 29 तारीख से 4 अगस्त तक, हमने जो है 4-5 अगस्त तक हमने जो है ना ये अलर्ट जारी किया है। इसमें जो है जो अर्बन सिटीज़ होंगे पंजाब के, जैसा कि लाहौर है, सियालकोट है, गुजरांवाला का इलाका है, इसके अलावा फैसलाबाद है, ये बड़े शहर हैं और इसके अलावा मुल्तान के इलाके में भी, और ये इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग होने का अंदेशा है। बहावल नगर में भी अर्बन फ्लडिंग होने का अंदेशा है। इसके अलावा जो रावलपिंडी में आज अच्छी बारिश हुई है, इस्लामाबाद में भी ठीक बारिश हो गई है, तो इधर भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी लो लाइंग एरिया में अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। जो फ्लैश फ्लडिंग की बात आप कर रहे हैं, तो फ्लैश फ्लडिंग जो है इस जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे इनमें स्वात, दीर, कोहस्तान, बटग्राम और चित्राल के इलाके, यहाँ पर जो है ना फ्लैश फ्लडिंग के इम्कानात हैं। इसके अलावा जीबी में भी जो है ना वो लोगों को एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इसमें लैंड स्लाइडिंग भी होगी और फ्लैश फ्लडिंग भी होगी। ठीक है इरफान विर्क साहब, ये स्पेल कब तक जारी रहेगा और मुतवक्किल स्पेल जो हो सकता है वो कब से कब तक होगा, और यूं ही ये स्पेल कब तक जारी रहेंगे, ये मानसून का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये मानसून जो होता है हमारे पास, जो अगस्त का पूरा महीना जो होता है ये मानसून का महीना होता है। इसके अलावा सितंबर तक भी जाता है मानसून। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला सिलसिला जब गुजर जाएगा उसके बाद जो है ना बारिश वाले सिलसिले जो है ना वो आते रहेंगे अगस्त के अंदर। तो इसलिए मानसून जो है ना वो अभी अपने एक्टिव फेज में है। ठीक है, और इसके लिए जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो NDMA है, PDM है, महकमा मौसमियात है, आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह की है एडवाइजरीज जारी करने के लिए? तो यकीनी तौर पे मीडिया भी ये काम कर रहा है, हम भी इसीलिए आपसे रहनुमाई ले रहे हैं। किन किन ज़राए से लोगों को इत्तला दी जा रही है, उनके मुतला किया जा रहा है?
देखिए, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की, जो कि सबके साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की। NDMA, PDMAs और जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ शेयर कर दी जाती है। तो ये अकॉर्डिंगली शेयर कर दी गई है। उसके बाद जो है ना हमारी वेबसाइट पे जो है ना वो डेली फोरकास्ट भी स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उनको ईमेल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। इरफान विर्क साहब डिप्टी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे। और अभी ये स्पेल जारी, अगस्त का पूरा महीना मानसून का महीना है, इसलिए एहतियाती तदाबीर अपनाइए, सफ़र से गुरेज कीजिए और जहाँ तक हो सके घरों तक महदूद रहिए और जो बिजली के पोल्स हैं उनसे भी फासला बनाए रखिए, क्योंकि अभी सैलाबी सूरत हाल है। तहसील फिरोजवाला में हमने देखा मुसलसल बारिशों के बायस बरसाती नाला भीर में शदीद तोगयानी आ गई, जिसके नतीजे में हिफाजती बंद भी टूट गया और इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल है और बंद टूटने से जो तेज़ रफ्तार पानी था वो करीबी आबादियों में दाखिल हुआ है, घर डूब चुके हैं। लोग वहाँ पर दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। कुछ लोग जो है इसमें मौत का भी शिकार हो चुके हैं। सांप जो है जहरीले वहाँ पर घूम फिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी है वो खासी मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं और हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो इस वक्त खाने पीने का उनके पास सामान भी ख़त्म हो चुका है। जुनैद, बिल्कुल, मकामी इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें हम देख रहे हैं कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश कर रहे हैं कि इस क्राइसिस में वो एक दूसरे का साथ भी दे सकें। और हम देखते हैं कि जब लोग अपना घर बार छोड़कर फौरी तौर पर निकलते हैं तो पीछे से जो वारदात करने वाले अनासिर हैं या काली भेड़ें हैं वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये आजमाइश किसी पर भी आ सकती है। नाला भेर का ये हिफाजती बंद टूटा है और लाहौर का खारजी रास्ता है, इसके करीब बाकी कई आबादियों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। और ये जो स्पेल है, ये जो 29 से लेकर 5 अगस्त तक होगा, इसमें मज़ीद भी तबाही हो सकती है। तो इसके लिए इंतज़ामिया को मज़ीद एक्टिव होने की ज़रूरत है। और जो फंसे हुए लोग हैं, जिस तरह से रेस्क्यू नंबर्स भी बताए जा रहे हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी हैं, लेकिन इस तरह के और भी इक़दाम करने चाहिए कि जो जहाँ पर मौजूद है वो मुतला कर सके इंतज़ामिया को और इंतज़ामिया उन्हें रेस्क्यू कर सके महफूज मकाम पे मुंतकिल। बिल्कुल। और जुनैद, कल तक सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुँचा था और कोई वहाँ पर उनको सिक्योर जगहों पर पहुँचाने के लिए नहीं पहुँचा था। सिर्फ समाजी तंजीमें काम कर रही थी, NGOs काम कर रही थी वहाँ पर, और वो अपने तक कोशिश कर रही थी कि उन लोगों तक अनाज पहुँचाया जा सके, उन लोगों तक अद्वियात पहुँचाई जा सके और उन्हें वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। हुकूमत की जो मशीनरी है उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है और बर वक्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जगहों पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बीमारियां ना लगें, बीमार होकर या पानी में डूबकर मरने से बच जाएं और उन्हें निकाला जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी ईरान अमेरिका जंग के अंदर गैर एलानिया तौर पर हम देख रहे हैं कि चीज़ें रुकी हुई हैं। सीज़ फायर है जो कि खुशाइन भी है और वाइट हाउस के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के अंदर अहम मुलाकातें भी की हैं, जिसमें नेतन्याहू से मुलाकात है, सदर ज़ेलेंस्की के साथ, यूक्रेनी सदर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है। और इस बार जो जंगबंदी गैर एलानिया हुई है उसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने भी अहम किरदार अदा किया है और कतर और पाकिस्तान तो पहले ही इसमें कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। बिल्कुल जी, इस सब जो जंगबंदी हुई है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो अहम मुलाकातें तस्वुर की जा रही हैं। दोनों मुलाकातें मस्बत और नतीजा खेज़ रही हैं, ये कहना है वाइट हाउस का, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है। और इससे पहले जिस तरह से हम देख रहे थे, जब नेतन्याहू की मुलाकात अभी नहीं हुई थी तो बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाए हुए थे नेतन्याहू के बारे में, और वो कह रहे थे कि नेतन्याहू मुझे इस तरह की जंगों में घसीटना चाहता है, इस गिरदाब में फंसाना चाहता है। लेकिन उसके बाद जो मुलाकात हुई है सदर ज़ेलेंस्की के साथ और नेतन्याहू के साथ, उसके बाद बताया जा रहा है वाइट हाउस की जानिब से कि ये बड़ी ही नतीजा खेज़ मुलाकात रही है। हमारे साथ मलिक नदीम आबिद साहब, माहिर आलमी अमूर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे मलिक साहब आपको। मलिक साहब, नतीजा बात तो है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ भी मौजूद थे, नेतन्याहू भी मौजूद थे, जिनसे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती है। मार्को रूबियो भी इसमें मौजूद थे और सदर ज़ेलेंस्की भी इसमें मौजूद थे। आप क्या समझते हैं, क्या पेशरफ्त हुई होगी और क्या अहम इसमें गुफ्तगू की गई होगी? कौन से पॉइंट्स पर जिनको नतीजा खेज़ कहा जा रहा है वो कौन से अहम नकात हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको, आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं जी न्यूयॉर्क से। देखें, मैं जब से ये जंग शुरू हुई है, मैं उस वक्त से ये बात बार बार दोहरा के कह रहा हूँ, ये अमेरिका की जंग नहीं है,
ये इजराइल की जंग है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका को ड्रैग किया जा रहा है और अमेरिका को उस जंग में ड्रैग किया जा रहा है कि जिसमें अमेरिका के रिसोर्सेज को पूरी तरह से ड्रेन किया जाएगा और उसके बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकलने पर मजबूर किया जाएगा। और जब अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकलने होगा तो उस वैक्यूम को रिप्लेस करने के लिए इजराइल जंप इन करेगा, बिकॉज इजराइल का तो वो तमाम मिडिल ईस्ट शामिल है और ये वो तमाम मिडिल ईस्ट है जहां पे अमेरिका वहां पे मौजूद है और अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं। इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, जो प्लान है, वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका को निकलने पर किसी भी तरह स्ट्रेटेजिकली मजबूर नहीं किया जाएगा। और यही वो गेम है जो इजराइल और नेतन्याहू खेल मलिक साहब, ये गेम जिस तरह से आप इसका तज़किरा कर रहे हैं, ये आपको भी नजर आ रही है, ट्रंप दुनिया भर में इसका तज़किरा भी हो रहा है, ये अमेरिका को, सुपर पावर को जिसके साथ ये खेल खेला जा रहा है, जिसे ट्रैप करके घसीटा गया इस जंग में, एक पराई जंग में, उसको ये चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही? और हम तो ये भी देख रहे हैं कि उनके असलहे के ज़खायर भी अब कम होते जा रहे हैं। सुपर पावर अगर उसके पास असलहे की किल्लत हो जाएगी तो फिर वो सुपर पावर कहलाने का तो हकदार नहीं होगा। तो ये सारा खेल जो अमेरिका के साथ खेला जा रहा है, ये उसे नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बिल्कुल देखें लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर जो मुझे यहाँ बैठे हुए न्यूयॉर्क में नजर आ रहा है तो वॉशिंगटन में बैठे हुए लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? 100% नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रॉब्लम है कि जिस वक्त वो अपने दिमाग से सोचते हैं तो उस वक्त वो बहुत सही सेंसिबल बातें करते हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि मुझे नेतन्याहू इस गैर जरूरी जंग में घसीट रहा है। सो देखिए ये बात उनको भी पता है। अब ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे और आपके सारे व्यूअर्स से भी, वो क्या ऐसी मजबूरी है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की कि एक दिन पहले तक वो बहुत लॉजिकल और सेंसिबल बातें करते हैं और एक दिन बाद, मुलाकात के फौरन बाद, वो इस जंग में दोबारा कूदने पर मजबूर हो जाते हैं? ये कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता, जो आप नहीं जानते, हो सकता है हम जानते भी हों, लेकिन हम खुल के बात नहीं कर सकते इन पे। लेकिन ऐसा ही है और ये वो बदनसीबी से वो जंग है जो अमेरिका को वहां पे ले जाएगी जहां पे वियतनाम वार और कोरिया की वार और ये इंडो चाइना की वार में अमेरिका के रिसोर्सेज ड्रेन हुए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, और काफ़ी हद तक तो अमेरिका ट्रेन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी मजबूरियां रही होंगी डोनाल्ड ट्रंप की, सुपर पावर की, जो कि उन्हें फिर से जंग में कूदने पर मजबूर कर गई। लेकिन उन मजबूरियों की अगर बात की जाए तो एक तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हद तक जूइश लॉबी जो है वो सपोर्ट करती है फाइनेंशियली भी अमेरिका जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, अभी जो मामला एप्स्टीन फाइल का निकला था उसको भी दबाने के लिए शायद यही एक हरबा है जिससे अमेरिका की को भी इस जंग के लिए तैयार किया जा सकता है। अदरवाइज फिर वो फाइल अगर खुलेंगी तो डोनाल्ड ट्रंप के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, उनके साथ उनके दीगर साथियों का भी। तो क्या यही वजूहात हो सकती हैं? और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब फौजियों की बजाय अगर वहाँ पर इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर ईरान को कमज़ोर किया जाता है और जिस तरह से ब्लॉकेज लगाया गया है उसको यूं ही बरकरार रखा जाता है, तो ईरान को बहुत जल्द घुटनों पर लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत जल्द उनके बैंकों से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे, सूरत हाल वहाँ पर कशीदा होती जाएगी। फाइनेंशियली उसको कमज़ोर करने के बाद जो है वो ईरान को घुटनों पर लाया जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि अब यही तरीका कार इस्तेमाल किया जाएगा? इशाल, ये भी आपका बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात वाज़ेह करूं कि ईरान ने साबित कर दिया है कि 25-30 साल के ब्लॉकेड के बाद, इतने अरसे के 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद ईरान ने न सिर्फ सस्टेन किया है, ईरान ने अपने आप को फाइनेंशियली इतना एस्टेब्लिश किया है इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद कि आज वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर के साथ और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ वो उनको जंग को उनको न सिर्फ फेस कर रहा है, बल्कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि घुटनों के बल बिठा रहा है ईरान। सो देखिए, ये पाबंदियां ईरान के ऊपर अमल दरामद जितना मर्जी वो करवा लें, लेकिन ईरान के ऊपर इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इस वक्त ईरान के पीछे चाइना भी खड़ा है और ईरान के कुछ और वो तस्लीम नहीं करते और उन्होंने पहले भी फॉलो नहीं किया। इस वक्त जो चाइना की जो
50%, 60% जो एनर्जी की जरूरियात है वो ईरान पूरी कर रहा है। पाबंदियां आप लगा लीजिए, तेल ईरान का बिक रहा है, पैसा ईरान के पास आ रहा है, ईरान की जरूरियात पूरी हो रही हैं, ईरान की जंगी जरूरियात भी पूरी हो रही हैं। सो मैं समझता हूं कि ये पता है, अमेरिका को भी पता है कि ये फाइनेंशियल पाबंदियां वो नहीं काम करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो असल वजह है वो नेतन्याहू का, और जिस इशाल ने कहा कि ये एप्स्टीन फाइल भी एक रीजन है, हो सकता है कुछ और भी अपने मसले मसाइल हों, और जो जूश लॉबी है जो अमेरिका के अंदर इतनी स्ट्रांग है कि वो सिटिंग प्रेसिडेंट को भी मजबूर कर देते हैं अपने फैसले तब्दील और उसके करने पे। असरात हम देखते हैं। लेकिन बहुत अब सारी ये ऐसी- जो मैंडेट लेकर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं कि वो जंगें रुकवाएंगे, और इस वक्त अवामी प्रेशर भी बहुत है, जो उनके फौजियों की हलाकत हो रही है, वो सेंटिमेंट्स, गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो किस कीमत के ऊपर कब तक खुश किया जाएगा इजराइल को? और ये जो अभी मुलाकात हुई है मलिक साहब, आपके ख्याल में एक तो ये कि इसके अंदर एजेंडा बुनियादी तौर पे था क्या, किसने किसको कायल किया? डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कायल कर सके, या एक बार फिर से नेतन्याहू ने कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि कोई इंतहाई कदम डोनाल्ड ट्रंप उठा सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि हम तवानाई अहदाफ पर ईरान के निशाना बनाएंगे, तो ईरान भी तो खामोश नहीं बैठेगा फिर। मलिक साहब जी बिल्कुल, आपकी बात बजाय है। देखिए, बात यह है कि अगर ईरान के ऊपर हम हमला करेंगे, ईरान को उसको, तो ईरान भी तो आगे से जवाब देगा। ईरान के ऊपर कोई, इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो ये है कि अमेरिका अपने दिमाग से और अपने रिसोर्सेज के मुताबिक और अपनी अकल के मुताबिक कब सोचना शुरू करेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं समझता हूँ जो ग्लोबल इशू है, जो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं पहले दिन से ये बार बार वाजे कर रहा हूँ कि ये जंग नहीं रुकेगी, ये जंग बढ़ेगी। और मैं आज आपको एक और प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अल्लाह तक करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो। ये जंग, इसमें एक्सपेंशन होगी, इसमें और कंट्रीज भी शामिल होंगे, और दूसरे तमाम मुसलमान कंट्रीज को भी इसमें ड्रैग किया जा रहा है। अब तक मुसलमान कंट्रीज जो थे गल्फ के, वो सिर्फ एज ए होस्ट कंट्री उसमें शामिल थे अमेरिका के। अब कल से सऊदी अरेबिया ने भी जो काउंटर अटैक करना शुरू किए हैं, अब सऊदी अरेबिया इज ए डायरेक्ट पार्टी इनटू दिस वॉर एज वेल। अभी ये और कंट्रीज भी शामिल होंगे। सऊदी अरब दाखिल हो और जाता है इस मुझे जंग में डायरेक्टली, तो मलिक साहब फिर तो हमारी भी रेड लाइन सऊदी अरब है, और उसका दिफा मजबूत बनाना, उसका दिफा करना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो फिर अल्टीमेटली क्या पाकिस्तान को भी इसमें दाखिल होना पड़ेगा? और दूसरा, अगर इक्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उनके फ्रीज असासों को रोका जाता है, तो ईरान ने तो इस बार पहली शराइत ये रखी है कि उनकी जो फ्रीज असासे हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए। तो अगर इक्तिसादी पाबंदियाँ उनके ऊपर बढ़ाई जाती हैं या फिर उन्हें मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनसे वो कमज़ोर हो सकता है ईरान? क्योंकि ईरान का दिफाई सिस्टम अभी भी इतनी ताकत रखता है कि वो इनको जवाब दे सके। लेकिन अगर मुआशी तौर पर उन्हें कमज़ोर किया जाता है, तो फिर आप समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अहदाफ रखे जाएंगे जिनसे उन्हें कमज़ोर किया जाए? देखिए, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। ज्योग्राफिकली अगर आप देखें, जमीन के हिसाब से देखें, तो बहुत बड़ा मुल्क है। आप ईरान का रास्ता रोक नहीं सकते हैं। आपने कोशिश की, 30 साल कोशिश करके देख ली, आपने उन पे जो है इकोनॉमिक पाबंदियां लगा दी, आपने ब्लॉकेट्स भी किए, उनके जो रिसोर्सेज बंद किए, तेल बेचना बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अरसा न सिर्फ सर्वाइव किया है। अब आप उनका डिफेंस सिस्टम देख लीजिए कि इतनी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने इतनी हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल बना ली हैं। सो ये टेक्नोलॉजी उनको अगर चाइना ने दी है, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर हम उनकी ब्लॉकेट को और बढ़ाएंगे, तो क्या चाइना उनको मजीद टेक्नोलॉजी कोई ऐसी नहीं देगा जो जंग में मजीद तेजी करेगा? क्योंकि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व जंग में कभी भी नहीं होता। चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से शुरू होती है। और ये जो इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सैटेलाइट सिस्टम है, जो चाइना ने उसको रिसेंटली दिया है, जिससे एक इंच की मूवमेंट जो है वो ईरान उनको ऑब्जर्व कर रहा है और उनको मॉनिटर कर रहा है, अमेरिकन जो है फोर्सेस की और अमेरिकन जो नेवल मूवमेंट की। सो ये एक बहुत बड़ा शॉक है अमेरिका के लिए कि वी हैव बीन वॉच्ड, कि वो जहां से उनका तैयारी
बरदार जहाज मूव करता है, जहां से उनकी फौजें मूव कर, ईरान एक एक इंच को एक एक सेकंड, बिल्कुल ईरान बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट करता है उन्हें। अच्छा, पाकिस्तान का भी मैं जानना चाह रही थी, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा अगर सऊदी अरब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देता है जंग के अंदर? तो पाकिस्तान मुआहिदा कर चुका है, दिफाई मुआहिदा है और रेड लाइन करार दिया जा रहा है सऊदी अरब को, तो पाकिस्तान का किरदार इस सब में क्या होगा? ये बहुत खतरनाक सवाल है। मैं यहाँ पे ये भी बड़ा ऑनेस्टली अर्ज करता चलूं कि मैं पहले दिन से पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान के किरदार के बारे में आई हैड रिजर्वेशंस, इसलिए कि पाकिस्तान अपनी खुशी से अमेरिका के हाथों लीजिए मजबूर तो नहीं मैं कहूँगा मजबूर हुआ है, अमेरिका ने अब्यूज़ किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान अपनी खुशी से इस्तेमाल हुआ है अमेरिका के हाथों, और ये पाकिस्तान के लिए कल को एक बहुत बड़ी परेशान कुन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है सिचुएशन, क्योंकि ये आने वाले दिनों में ये जंग और बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया के बाद पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व होता है, मिडिल ईस्ट के और दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। अभी तक इजिप्ट खामोश है, टर्की खामोश है, लेकिन कितना अर्सा खामोश रहेंगे फिर ये तमाम मुल्क भी डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जी 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 फरमाइए मलिक साहब। तो बताऊंगा जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक नदीम आबिद साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन बड़े खूबसूरत तजिया उनका। और इस वक्त पाकिस्तान भी एक तनी हुई रस्सी के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात बहाल रखने हैं, सऊदी अरब का दिफा भी करना है और फिर ईरान के साथ भी अपना भाईचारा और दोस्ती कायम रखनी है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बड़ा ही फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पे बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी का टॉपिक बड़ा ही मजे का है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। आज के जदीद दौर की एक अहम ज़रूरत बनता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट और दीगर जो डिजिटल आलात हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक बेशतर जो अफराद हैं वो किसी न किसी स्क्रीन के सामने वक्त गुजारते हैं। यानी कि आपने टाइम भी देखना है तो मोबाइल उठाना है, आपने वॉल क्लॉक को नहीं देखना है, और फिर उसके बाद आपने सबसे पहले नोटिफिकेशन देखनी है। तो इसलिए आपको लत लग चुकी है, ये एक नशा बन चुका है जो कि आपको जहनी दबाव, बेचैनी, नींद की खराबी, बहुत सारी ऐसी समाजी प्रॉब्लम्स का भी शिकार कर रहा है। बिल्कुल, ये वाकई में हमें डिटॉक्स कर रहा है या हमें एडिक्शन का शिकार कर रहा है और हमारे मामलात को मज़ीद बिगाड़ रहा है, ये जानने के लिए इरम बिनते सफ़िया साहिबा लाइफ कोच है हमारे साथ मौजूद हैं। इरम साहब आपको वेलकम कहेंगे। टर्म यूज़ हुई है मुख्तलिफ, इस पर नशरियाती इदारे आर्टिकल्स ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं, लेकिन ये बहरहाल है तो हकीकत हमारी ज़िंदगियों में जिस तरह से ये डिजिटल तमाम तर गैजेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं और हम अपने आने वाली जनरेशन्स को भी हम उससे उसके जो मुज़र असरात हैं मुतासर होता हुआ देख रहे हैं। ये वाकई डिटॉक्स हमें कर रहा है या हमें मुतासर कर रहा है, हमें इसका एडिक्ट बना रहा है? सही तरीका इस्तेमाल क्या है जिससे वाकई में हम अपना जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें, उसमें मज़ीद इजाफा ना हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं हम दोनों, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वी ऑल आर एडिक्ट्स इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो डिटॉक्स करना जरूरी है। आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि स्पेसिफिकली फॉर आवर मेंटल हेल्थ डिटॉक्स करना इंतहाई जरूरी है। इसके तरीके क्या हो सकते हैं, ये क्यों करना चाहिए, हम इस पे बात कर सकते हैं if that's something that the audience would be interested in, because again जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए भी, पॉपकॉर्न ब्रेन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड वाइडली टुडे। हम में से कोई भी बहुत देर तक किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकता। आप स्कूल के बच्चों की बात छोड़ दें, एज अडल्ट्स ऑल्सो वी कैन फोकस, वी कैन इवन फोकस ऑन कॉन्वर्जेशंस विद ईच अदर फॉर मोर देन अ कपल ऑफ सेकंड्स, बिकॉज हमारा पॉपकॉर्न ब्रेन हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा इरम साहिबा, जिस तरह से आपने भी कहा कि डिटॉक्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को एक रिलैक्सेशन, एक टाइम चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? कोई ऐसा वीक के अंदर एक दिन रख लिया जाए जिसके अंदर तमाम गैजेट से दूर रहा जाए, या फिर कोई क्योंकि पूरे दिन में आप मोबाइल यूज़ किए बिना भी नहीं रह सकते, आप टेलीविज़न देखते हैं, आप टैब्स यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, जो कि आपका रोज़मर्रा का ज़िंदगी के मामूलात ज़िंदगी बन चुके हैं, रूटीन बन चुकी है। तो क्या कोई ऐसा एक दिन मुख्तस किया जाए जिस दिन पूरे गैजेट्स को साइड
पे रखा जाए और अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर रखा जाए या बाहर आउटिंग के लिए निकल जाया जाए। और फिर मोबाइल अगर साथ हो तो आप बार बार देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो मोबाइल्स को घर के किसी ऐसे लॉक में रख के कहीं बाहर निकल जाना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारी चीजें हो सकती हैं, मुश्किल है लेकिन। अच्छा चलो, अगर आप जैसे वेट लॉस होता है राइट, अगर किसी ने 100 पाउंड लूज करना है या मतलब 50 किलो लूज करना है तो वो एकदम से फाकी करना नहीं शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर आपने डिजिटल डिटॉक्स करना है, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया को कट डाउन करें, अपनी नोटिफिकेशंस को कट डाउन करें। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट बार बार ये कहते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, कि स्क्रीन टाइम एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, ताकि वो लाइट जो है वो ब्रेन को अफेक्ट ना करे। यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स लें ताकि बड़े गोल को अचीव कर सकें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना टाइम कम करें। There's a very nice book by an author called Carl Port and he says about this कि हम लोग रात को इतने बजे हम घर में वाईफाई ही ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल सही। कि मतलब ना वाईफाई होगा और ना ही मतलब कि हमें ये होगा कि अच्छा थोड़ा सा कुछ चेक कर लेते हैं, कोई पिंग या कोई किसी की कोई मतलब नोटिफिकेशन चेक करते हैं। अच्छा, लेकिन अपनों से ताल्लुक़ बनाए रखना भी ज़रूरी है। अब बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो बैरून मुल्क या किसी और शहर में मौजूद अपनी बच्चियों से भी रब्ता करती हैं इसी गैजेट्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और इस डिजिटल दुनिया के ज़रिए। तो फिर अगर आप नेचर के करीब होना चाहते हैं, अपने आप को या अपने प्यारों को वक्त देना चाहते हैं और अपने प्यारों से जुड़े रहना भी चाहते हैं, तो बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया जाए? 24 घंटे हैं दिन में और 7 दिन है हफ्ते में, एंड वी कैन एक्चुअली डिसिप्लिन आवरसेल्व्स के ये टाइम, ये दिन, ये वक्त, ये आवर हम दे सकते हैं। और हाँ, मैं मानती हूँ लाइफ हैपेंस, ऊपर नीचे हो जाता है। हो सकता है मंडे को हमने 5 बजे कॉल करी थी, नहीं हो सकी, वी आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड, फिर भी एक दूसरे को टेक्स्ट करके कह सकते हैं तो ट्यूसडे को इस वक्त मिल सकते हैं। एंड फॉर द रिमेनिंग आवर्स वी कैन स्टिल हैव अ डिटॉक्स। अगर हम सिर्फ यहाँ से शुरू करें कि रात को अगर 10 बजे सारे घर सोने के लिए जा रहे हैं, वैसे तो कोई भी नहीं 10 बजे सो रहा, अगर सो रहे होते तो सारे सुबह जल्दी उठ रहे होते, लेकिन खैर कम ऑन, लेट्स जस्ट से फ्रॉम 10 PM ऑनवर्ड्स हम लोग सुबह फजर तक नहीं ऑन रखेंगे अपना फोन या वाईफाई ऑफ कर देंगे, कितना नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। और इरम साहिबा आपने बिल्कुल सही तरीका बताया। हमारे यहाँ तो ये एक प्रैक्टिस है कि रात को के वक्त भी जब आप सो जाते हैं तब भी मोबाइल फ़ोन्स ऑन होते हैं, बल्कि इंटरनेट भी आपका ऑन होता है और फिर आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। और हम थोड़ा सा अगर कुछ साल पीछे चले जाएँ तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन जैसे गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, कनेक्शन फिर भी पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहता था और बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ होता था, बल्कि आज की बजाय ज़्यादा खूबसूरत ताल्लुक़ तब था और बड़ा मजबूत ताल्लुक़ होता था। तो अपने आप को जो तरीका आपने बताया ये सही है, तो अपने बच्चों को फिर किस तरह से इससे आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जाए, या फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है उन्हें दूर भी नहीं रखा जा सकता, उन्हें हर चीज़ जो है वो देनी भी ज़रूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि उनका ब्रेन थक जाता है, अभी बहुत छोटे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है बच्चे के पास। बच्चा खुद डिमांड करता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़लाँ बच्चे के पास है, मेरे पास टैब नहीं है, फ़लाँ बच्चे के पास है। देना भी ज़रूरी है। कितने आवर्स फिक्स कर दिए जाए बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, वर्किंग वेमेन के लिए, मेल हजरात के लिए भी? सबसे पहले तो मेल हजरात का फोन बंद कराओ ना। दिस इज जस्ट सेइंग, मजाक कर रही हूँ। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू और यही शिकवा मर्दों को खवातीन से होता है। कुछ ना कुछ उन्होंने विंडो शॉपिंग करते रहनी है, पहले फिजिकली होती थी, अब उनको एक गैजेट मिल गया तो मोबाइल पे चलता है। मैं बिल्कुल मानती हूँ। फेयर ऑब्जेक्शन है, दोनों के लिए फेयर ऑब्जेक्शन है। कमिंग बैक टू चिल्ड्रन डू नॉट एज they are told to do but as they see. अगर पेरेंट्स ही, स्पेशली फैमिली नेटवर्क है, फैमिली यूनिट, और पेरेंट्स जो हैं, दोनों माँ बाप जो हैं, वो इस चीज़ को वर्बली भी और करके भी दिखा रहे हैं कि भाई हम देखो, हम ये कर रहे हैं, हम साइड पे रख रहे हैं। क्योंकि आजकल का बच्चा तो कहता है आपने तो हाथ में पकड़ा हुआ, आप हमें क्यों कह रहे हैं, वेरी कॉमन राइट। तो आप उसको साइड पे रख दें, बंद करके रख देंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। एंड वेरी गुड थिंग अबाउट आईपैड्स एंड स्पेशली फॉर यंगर चिल्ड्रन कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, आप उस पर कैप लगा सकते हो। पीपल एक्चुअली, अडल्ट्स भी अपने फोन्स पे कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब ये कि लॉक लगा देते हैं, अलार्म लगा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। सर्टन गेम्स होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइमर होता है। अगेन यू हैव टू बी टेक savvy। अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप सीखें ताकि आपको ये करना आए, स्पेसिफिकली अपने बच्चों के आईपैड्स को और हैंड हेल्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करना आए।
बिल्कुल ठीक, और उनके ऊपर लॉक लगा दिया जाए ताकि वो इस चीज़ से दूर रह सके। जी हाँ। और अपने आप को भी, अपने जहनों को भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको अपने कुछ आवर्स ऐसे मुख्तस करने होंगे जब आप फ़ोन बिल्कुल ना यूज़ करें, या कम से कम मैं ये समझती हूँ कोई एक ऐसा दिन जो कि आप सिर्फ फैमिली के साथ गुजारेंगे। आप बाहर आउटिंग के लिए निकल जाएँ, आप घर पर एक दूसरे के साथ गुजारें, लेकिन फ़ोन, इंटरनेट, गैजेट्स, तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन भी जो कि बहुत थक चुका है वो भी डिटॉक्सिफाई हो सके और आपकी बॉडी भी। बहुत शुक्रिया जी। इरम बिंदे सफिया लाइव कोच हमारे साथ मौजूद थी। आज की ज़रूरत भी है लेकिन उससे दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें कुछ उसूल ज़वाबित रवा रखने होंगे और उस पर अमल करना होगा ताकि हम खुद भी अपनी ज़िंदगियों को डिटॉक्सिफाई कर सकें और अपने बच्चों, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसके मुज़र असरात से बचा सकें कम अज़ कम। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। से विदाज़। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तानी ताइक्वांडो खिलाड़ियों तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। वैसे तो एक लंबी फहरिस्त है इनके कारनामों की और गोल्ड मेडल की इनके पास काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हो चुका है। थाईलैंड में ये हालिया इवेंट था, मुनक्किद हुआ आइकॉन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसमें शानदार कारकर्दगी दिखाई है दोनों ने और पाकिस्तान के लिए 2 तलाई तमगे जीतकर कौमी परचम सर बुलंद किया है और पाकिस्तानियों का सर भी बुलंद किया जनाब। बिल्कुल जी, और दोनों खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी भरपूर महारत, बेहतरीन टेक्निक और गैर मामूली खेल का मुजाहिरा करते हुए हरीफों को चित कर दिया है और फाइनल मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। तो तैयबा अशरफ ने मनफी 53 किलोग्राम उन्होंने कैटेगरी में शानदार खेल पेश करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि सुंबुल फातिमा ने भी अपने इवेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए तलाई तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। सबसे पहले तैयबा आपकी तरफ आएंगे, पहले तो मुबारकबाद, और फिर उसके बाद तैयबा आपकी तरफ आएंगे। किस तरह से ये मुमकिन हुआ और क्या कुछ करना पड़ा, इसके लिए कितनी मेहनत दरकार थी, और जो आपका हरीफ था वो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, कौन सी टीम के थे? जी थैंक यू सो मच। जो मुकाबले हैं वो तो टफ होते ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रेनिंग होती है। अभी भी स्टिल हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं और मैंने जैसे कि आपने बताया -53 kg में कम्पीट किया था, लेकिन जो मेरी असल कैटेगरी है वो -49 है, जिसके लिए मैं अभी जो मेरा दूसरा कंपटीशन है उसके अंदर -49 में मैंने खेलना है, उसके लिए वेट तोड़ रही हूँ मैं। और अगर हम थाईलैंड की आइकॉन चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल वो बहुत टफ था, क्योंकि उसमें चाइना भी था और मेरे हिसाब से कोरियन गेम है, लेकिन थाईलैंड जो है वो बहुत अच्छे हैं ताइक्वांडो में, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी किक्स। तो फाइट जो मेरी फाइनल फाइट थी वो थाईलैंड के साथ थी, वो बहुत टफ थी कि 2 पॉइंट के साथ मैं बहुत मुश्किल के साथ जीती हूँ। 3 राउंड पे बात चली गई थी, पहला मैंने जीता, दूसरा उसने जीता, फिर तीसरा राउंड जो था वो लास्ट था और मेरा स्टेमिना बहुत लूज हो रहा था क्योंकि मैं वेट लूज पे थी, तो बहुत मुश्किल था। और मेरे ख्याल से कि जो लोग कहते हैं कि मेडल लेके आके बाद बहुत आसान है, तो ये बहुत टफ रहा है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये यकीनी तौर पे आपकी सलाहियतें, आपकी मेहनत है जिसका ये समर है। सुंबल, आप भी बताइएगा आपकी कैटेगरी कौन सी थी और कितना मुश्किल रहा मुकाबला आपका? फ्री स्टाइल पंजे में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 4 कंट्रीज थी, चाइना, कोरिया, थाईलैंड और पाकिस्तान। इसमें काफ़ी टफ मुकाबला था क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करवानी होती है। फ्री स्टाइल में हमने खुद से कुम्जा बनाना होता है और उसके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन विदाउट कोचिंग तो ये मुमकिन नहीं था। मैंने कोचिंग करी है मिस तैयबा से भी, अपनी बहन से, पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे आके भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया, क्योंकि कोरिया को और चाइना को देख के तो वैसे ही जो था वो प्रेशर आ रहा था एक किस्म का कि पता नहीं यहाँ पे क्या बनेगा, गोल्ड मेडल मैं अपना सिक्योर कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन उसी डीमोटिवेशन में जब मोटिवेशन मिली कि हम भी पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, तो वहाँ पे जो थे मेरा 1 पॉइंट से मैंने विन किया है, 1 पॉइंट से मेरा सिल्वर से गोल्ड हुआ है। ज़बरदस्त, आप दोनों की अचीवमेंट पर हम सब भी बहुत खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है कि हमारी बेटियों ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, अभी आगे आने वाले और भी कुछ आपके इवेंट्स हैं जो कि बताया जा रहा है 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है वो थाईलैंड में ही जारी रहने हैं। अभी और भी आपकी गेम्स हैं वहाँ पर? जी उनके हवाले से भी बताइएगा। उसी के लिए
जी जी, वेट लॉस का जी जी, उसके लिए ही वेट लूज कर रही हूँ। मैं यहाँ ट्रेनिंग पे आई थी और पूरी पसीने में शराबूज हूँ मैं। पैराशूट पहन के वेट लूज कर रहे हैं और बिल्कुल मैंने तो खाना पीना अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि ये वाली कैटेगरी 49 के अंदर थी मेरी, और वो अच्छा। चेंज नहीं हो सकती कैटेगरी, या तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर उस कैटेगरी में मुझे वेट शो करवाना पड़ेगा। अभी खाना पीना बिल्कुल बंद है और सिर्फ पानी पे है और सिर्फ ट्रेनिंग पे है। बिल्कुल, और ये मुकाबला इस मुकाबले से ज्यादा टफ टफ होने है। वाला है, क्योंकि यहाँ पे आने वाली है 35 अच्छा, इस तरह की हैपनिंग्स हम अमूमी तौर पे मूवीज के अंदर देखते हैं कि किसी मुकाबले के लिए आप अपने आप को किस तरह से वेट रिड्यूस करते हैं या पुट ऑन करते हैं, तो आप रियल लाइफ में वो सब कुछ कर रही हैं जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो ये पैशन, ये मोटिवेशन, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है? तैयबा आप भी और सुंबल आप भी बताइएगा। मोटिवेशन यही आ रही है बार बार कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लेके जाना है, और ये सबसे ज्यादा मेन इवेंट और टफ मुकाबला है, क्योंकि इसमें इंडिया लाजमी तौर पे मेरे वेट के अंदर है। तो थाईलैंड का तो है ही है, बाकी कंट्रीज का तो है, लेकिन सबसे ज्यादा कि इंडियंस जो हैं इस वेट के अंदर हैं, और आई वांट टू अचीव कि इसके अंदर मेरा वेट पूरा हो, अल्लाह ना करे कि डिस्क्वालीफाई हो। मैं इसीलिए वेट तोड़ रही हूँ और सिर्फ यही मोटिवेशन है कि पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट के लिए मैंने गोल्ड लेके इंशाल्लाह। और जो मुखालिफ हरीफ है वो भारत है, तो फिर तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, वैसे भी आपके साथ आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन भारत मध्य मुकाबले आए तो जीत जो है वो आप ही के लिए हो। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि चाइना और कोरिया के जो प्लेयर्स थे उनसे हमें ज़्यादा मुश्किल लग रहा था जीतना, या वो ज़्यादा टफ प्लेयर साबित हो रहे थे, तो उसकी क्या वजूहात है? क्या उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा सख्त होती है? किस तरह से वो आपको ज़्यादा मुश्किल या टफ टाइम देते हुए लगे खिलाड़ी? जी तैयबा, उनके पास प्रॉपर एक मैट होता है, उनके पास कोचिंग होती है, उन्हें बचपन से ही उनकी फील्ड में डाल दिया जाता है। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुंबल बताइए। हेलो हेलो, अच्छा सुंबल आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। कि हमारे यहाँ कोचेज जो हैं वो भी कम है, और हमारे ओके यहाँ पे ट्रेनिंग का इनका जो है, इवन थाईलैंड में भी हमने देखा है कि इनकी कोचिंग प्रॉपर होती है। मतलब कि जो 5 साल का बच्चा है और जो बड़ा बच्चा है उनकी कोचिंग हो रही है, और उनकी डाइट प्रॉपर है, उनको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करवाया जाता है। उनको इस चीज़ को टेंशन नहीं होती है कि हमने फलां काम भी करना है, हमने फैमिली का भी देखना है, या फिर इस तरह से। लेकिन उनकी एक मोटिवेशन ये भी है कि उनके पास कोचेस है, उनके पास मैट है, हर चीज़ की उन्हें फैसिलिटी की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उनकी डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं ये कहूंगी कि उनकी डाइट, उनकी रूटीन डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है हर एक चीज को लेके। मार्शल आर्ट्स को, ताइक्वांडो को इन ममालिक में रिलीजियसली फॉलो भी किया जाता है, और उनके पास जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये यकीनी तौर पे उन्हें एज हासिल है। ये इस बार जो तमाम तरह जो अरेंजमेंट्स थे वो आपने इस बार भी खुद ही किए, या वजारत खेल की तरफ से किसी किस्म की, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट थी, कोई मुआवनत थी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। कुछ जो हैं इंडिविजुअल्स ने हेल्प आउट किया है, और मुझे सिर्फ मेरी कंपनी ने सिर्फ हाफ पार्शली स्पॉन्सर किया है। बट हम यही कह सकते हैं हुकूमत से कि इन तमाम खेलों पर तवज्जो देनी चाहिए। ताइक्वांडो हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या किसी भी किस्म के कोई हमारे एथलीट हैं, हर स्पोर्ट्स के अंदर उन्हें तवज्जो मिलनी चाहिए। वही फैसिलिटेशन उनके लिए भी होनी चाहिए जो कि हम देखते हैं क्रिकेट के लिए है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पाकिस्तान का नाम जाके रोशन करते हैं। तो इनके लिए कोचेस भी उसी तरह के होने चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और इनको उसके मुआवजे भी मिलने चाहिए। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस तैयबा अशरफ, सुंबल फातिमा, इसी तरह से छा जाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन, और बहुत सारे गोल्ड मेडल लेकर आइए। फिर हम आपको स्टूडियोज में भी वापसी पर दावत देंगे और आपकी मुलाकात अपने ऑडियंस से करवाएंगे। अभी तक के लिए आपको ढेरों दुआएं आपके लिए। तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टाइगर्स की हिफाजत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया में तेज़ी से कम होती हुई शेरों की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है और जंगली जो हयात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आवाम में शऊर बेदार करना है।
ये दिन हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है ताकि हुकूमत, माहिरीन, माहौलियात और आवाम को इससे जो इस बात की याद दहानी कराई जा सके कि टाइगर्स माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा हैं, उनकी बका कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए नहायती ज़रूरी है। बिल्कुल, और फिर यूँ ना हो कि पांडा जैसी सूरत हाल बन जाए टाइगर्स के साथ भी, तो हमें अभी से ख्याल रखना होगा इन तमाम जंगली हयात का। ये गैर कानूनी शिकार जो है उसे बंद किया जाए, जंगलात की कटाई बंद की जाए, कुदरती रिहाइशगाहों की तबाही और मौसमियाती तब्दीली जैसे अवामिल हैं वो सबसे ज़्यादा इनकी नस्ल को या इनकी जो ग्रोथ है उसे मुतासिर कर रहे हैं, इनकी तादाद में नुमाया कमी की वजह बन रहे हैं। और इस पर आलमी इदारे मुसलसल तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन बात तशवीश से हल नहीं होगी, इससे बढ़कर अमली इक़दाम भी करने होंगे। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ ममालिक में आगाही मुहिमात जो होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तालीमी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के लिए से मुतल्लिक़ सरगर्मियों का इनेकाद होना चाहिए। लोगों को इससे मुतला किया जाए, आगाह किया जाए, ताकि कुदरती माहौल, नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से उन्हें रोशनास किया जाए, तो अवाम भी इसमें कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल, और माहिरीन का ये कहना है कि अगर टाइगर्स और दीगर जंगली हयात को कुदरती मस्कन महफूज बना दिया जाए उनका, तो गैर कानूनी शिकार का मौसर सद्देबाब किया जाए तो इनको महफूज बनाया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम अपने पाकिस्तानी टाइगर्स की तरफ। तो बाबर बैटर्स को आप देखते रहे और पाकिस्तान पहला टेस्ट हार गया और वेस्ट इंडीज़ कामयाब हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दी है और ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में ये खेले जा रहा था मैच, जिसमें मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दी। हमारे बाबर आजम से हमेशा तवक्कुआत भी होती हैं और बाबर आजम तवक्कुआत पर पूरा भी उतरे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन उनकी जो कप्तानी है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि उनके प्लेयर्स उनकी कप्तानी में किस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक के बाद एक जा रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं जो डबल फिगर में शामिल नहीं हो सके, 0 पर भी आउट होने वाले प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, इसमें 8 से ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हुए। तो इसी पर बात करते हैं अहमद नजीब सत्ती साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खदशात तो थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि प्लेट में रख के हम उन्हें पेश कर देंगे, परोस देंगे। होम ग्राउंड का इजबार वेस्ट इंडीज़ को था, लेकिन जो कर सकते थे हम वो भी हमने नहीं किया, और हमारे जो बल्लेबाज हैं वो उनकी फास्ट बॉलिंग के सामने टिक नहीं सके। 8 बल्लेबाज तो डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। तो अब कोई तवक्को की जा सकती है कि कमबैक होगा दूसरे टेस्ट में? कमबैक की बस तमन्ना की जा सकती है। आपको पता है ना कि जैसे आपने जिक्र किया कि हम गुज़िश्ता जो अपने 8 जो अवे टेस्ट सारे हार गए हैं, और हम हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब हो गया। अब हम बात कर रहे थे अभी कि पाकिस्तान ना घर पे जीत रहा है अच्छी टीमों के खिलाफ, ना बाहर जीत रहा है। ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज ड्रॉ हुई। अभी हमें रिसेंटली बांग्लादेश जैसी टीम भी घर पे क्लीन स्वीप करके गई थी 2024 में। बाहर भी उन्होंने बांग्लादेश, जिनको हम कभी हारे नहीं थे, उन्होंने अपने घर पे हमें बुलाकर क्लीन स्वीप किया। अभी वेस्ट इंडीज ने अपनी कंडीशन पे हमें हरा दिया। बेसिकली देखिए, मैं एक मसले की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। कैप्टन तो तब्दील होते रहते हैं। कैप्टनसी मेरे नजदीक मसला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मसला आपका सिलेक्शन है। देखिए, आपके यहाँ सिलेक्शन कमेटी के बारे में कहा जाता है जी कि कोई सिलेक्टर नहीं है। बजाय लोगों का ये ख्याल है कि आपके जावेद सब सिलेक्टर हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली 2 प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया के कहा कि जी मैं सिलेक्टर नहीं हूँ। आखिर ये सिलेक्शन करता कौन है, या ये सिलेक्शन में लीड कौन लेता है? आपके कंट्री के अंदर सिवाय एक आपने लाहौर शहर के और एक कराची शहर के अपने सिलेक्टर को रखा ही नहीं हुआ। दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। उसमें तो हर रीजन की नुमाइंदगी होती है सिलेक्शन कमेटी में। ना आपका KPK से कुछ सिलेक्टर है, ना आपका बलोचिस्तान से कुछ सिलेक्टर है, ना आपका नॉर्दर्न पूरे किसी एक रीजन से कुछ सिलेक्टर है जो कि अपने इलाके के लड़कों के टैलेंट के बारे में बताता है कि भाई ये टैलेंट है, उसके बारे में बात करता है। सर, जब आप अपनी क्रिकेट एक शहर में समूह देंगे ना, 1949 या 50 से जब पाकिस्तान क्रिकेट का सेटअप बना, आपने टोटल सेंट्रलाइज सिस्टम रखा है लाहौर के अंदर, और आप उसको ओपन करके दुनिया में जैसे होता है, पूरी दुनिया में होता है कि आपकी जो क्रिकेट एसोसिएशंस खुद मुख्तार होती हैं, आपके सिलेक्टर्स खुद मुख्तार होते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर याहिया भाई, अगर सॉरी अहमद भाई, अगर कोई हमारे पास सिलेक्टर मौजूद नहीं है, सिलेक्शन कमेटी मौजूद नहीं है, तो फिर कोई हवाई मखलूक है जो इन प्लेयर्स को टीम में शामिल करती है, टीम से बाहर निकालती है? किन बुनियादों पर टीम का हिस्सा बनाया जाता है इन प्लेयर्स को? फिर आखिर जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए इन प्लेयर्स को टीम में शामिल करने की? और फिर जिस तरह से दुर्गत बनी है हमारी वेस्ट इंडीज़ में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक सिलेक्शन कमेटी है। बेसिकली एक हमेशा से पूरी दुनिया में चीफ सिलेक्टर होता है जो कि सारे सिलेक्टर्स की राय को लेके फिर अपनी हतमी राय देता है, जो कि एक जिम्मेदार होता है किसी सिलेक्शन कमेटी का। यहाँ पे कुछ अभी 1-2 साल हुए हैं, उन्होंने चीफ सिलेक्टर का ओहदा खत्म कर दिया जी, सारे सिलेक्टर्स हैं।
ठीक है, एक तो सारे सिलेक्टर्स हैं और सिलेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ओहदे उन्हीं को एक ही इदारे में मिले नहीं। दूसरा मेरा जो नुकता था कि आपने सिलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ जैसे पूरी दुनिया में परफेक्टली होता है। तो ओवरऑल इन अ वन लाइनर सिलेक्शन इज योर बिगर इशू कंपेयर्ड टू द कैप्टनसी एट द मोमेंट। तो आपको बहुत सारे जो अपने बड़े इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। अच्छा अमर भाई, अगर बात की जाए टीम की परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान की टीम 211 रन का जो टारगेट था, ये टारगेट को बहुत बड़ा नहीं है, ये तो ओडीआई से भी मतलब देखा जाए तो कम है। T20 का टारगेट लग रहा है जिसे टेस्ट मैच के अंदर हमारी टीम नहीं पूरा कर सकी। और 120 के ताकुब में हम देख रहे हैं कि जान अवैस जो हैं वो 3, इमामुल हक भी 3, सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए हैं। तो ये क्या परफॉर्मेंस है? इस परफॉर्मेंस के साथ हम इसे पाकिस्तान की नेशनल टीम कैसे मान लें? देखिए वेस्ट इंडीज जो है ना, वहाँ पे 200-250 रन थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि ड्यूक का बॉल है जिसकी सिलाई बड़ी होती है, वो मुश्किल होता है। वहाँ पे कंडीशन जब ऐसी होती है तो वो काफी मूवमेंट होती है, बड़ा मूव होता है। मसला ये है कि जब आपने वेस्ट इंडीज को दोनों इनिंग्स में एक अच्छी पोजीशन में आते हैं तो वहाँ पर आपकी जो कमजोर बॉलिंग की वजह से बीच में जहाँ आप रिलैक्स हुए, आपसे आउट नहीं हुए, वहाँ पे मैच आपके हाथ से निकला। एक तो ये बड़ा मेजर फैक्टर था। दूसरा, आप बैटिंग पे जिन लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं जैसे सलमान अली आगा की बात करूंगा या मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूंगा या मैं आमिर जमाल की बात करूंगा कि दोनों इनकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को ये जो फर्क साबित हुआ है, सो आई थिंक आपके हर प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि अब हारते और जीते दोनों एज अ टीम है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे बैटर्स ने भी उस तरह से नहीं जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जो कि नज़र भी आया, हमारे बॉलर्स ने भी तो जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। आपने उसकी भी निशानदेही की कि 200 से 250 वहाँ पर रन स्कोर करना बड़ा मुश्किल काम है वहाँ की पिचेस और वहाँ के वेदर्स कंडीशन को देखते हुए। तो फिर जो वेस्ट इंडीज़ टीम ने इतना स्कोर किया, इसका मतलब यह है कि हमारे बॉलर्स भी नहीं चल पाए, हमारे बॉलर्स की भी नेग्लिजेंस थी, वो खुद उनको रन्स देते रहे। तो हम क्या टीम ही ऐसी लेकर गए हैं, हारने की पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, या फिर जीत से अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? इन्हीं प्लेयर के साथ हम जीत से हमकनार हो सकते हैं? देखिए जीत तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। बॉलिंग में आपको कमी दिखाई दी, मेरा ख्याल है इस पहले टेस्ट में आपको बैट से आपको खिला लेना चाहिए था। और आपके पास अभी और भी अच्छे बॉलर है। देखिए अभी मोहम्मद अली को आपने सही कंडीशन पे चांस किया इस मैच, टेस्ट मैच उसने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की। बाकी सपोर्ट उस तरह से इन दो बॉलर्स के अलावा उतनी खुरम शहजाद पैचेस में बस अच्छे रहे, बाकी इतनी सपोर्ट नहीं मिली। तो एक तो बॉलिंग में कमी थी। बैटिंग में आपको मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट बहुत खेलने की वजह से आपके प्लेयर जो है ना मुश्किल कंडीशंस में कि डिफेंसिव टेक्निक क्या होती है, मुश्किल कंडीशंस में सर्वाइव कैसे करते हैं जब बॉल सीम और स्विंग हो रहा है, ये हमारे प्लेयर्स को बहुत डिफिकल्टी आती है। जहां थोड़ा सा घास वाला विकेट आ जाए, जहां थोड़ी सी, चाहे वो स्पिनर के लिए हेल्प हो चाहे वो फास्ट बॉलर के लिए हेल्प हो, हमारे बैट्समैन नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे बैट्समैन को मैं बार बार कहता हूँ रेड बॉल खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फर्स्ट क्लास को स्टैंडर्ड ऊपर करे। ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें बहुत ज्यादा अभी काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, अभी बॉलर्स में हम देख भी रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो मसला तो फिर हमें लग रहा है कि हमारे बल्लेबाजों का है, वो ना तो जम रहे हैं, ना जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बॉल नया था, कंडीशंस मुश्किल थी, या पिच को समझ नहीं पाए? एग्जैक्टली प्रॉब्लम रहा कहाँ पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक्चुअली मुश्किल कंडीशंस है बैटिंग के लिए, लेकिन मुश्किल कंडीशन देखें ना, यही तो बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि वो मुश्किल कंडीशंस में सीना सिपरा होकर सामने आते हैं, वो वहाँ परफॉर्म करते हैं। क्योंकि तो जैसे मैंने जिक्र किया कि कंडीशन वेस्ट इंडीज में ऐसी होती है, स्पेशली ड्यूक्स का बॉल है, उसकी वजह से बॉल बहुत सपोर्टिव हो रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन दुनिया में और भी तो प्लेयर रन करते हैं, अच्छा प्लेयर हमेशा रन करता है ना। कभी एक टीम पे एक स्टेप अप, 2 प्लेयर का एक इनिंग्स में परफॉर्म करना है, 2 या 3 प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक प्लेयर ने ही खोल के परफॉर्म किया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे प्लेयर जो है ना मुश्किल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और एक वजह में बार हमेशा कई प्लेटफॉर्म बात करूं, T20 क्रिकेट, जब आप T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं तो बहुत कम प्लेयर ये 3 फॉर्मेट में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि आप शॉटें खेलने के आदी हैं और आड़ी टेढ़ी शॉटें मार के आपका दिफा जो होता है, डिफेंस होता है, वो टेक्निक खराब हो जाती है टेस्ट मैच की क्रिकेट के लिए, स्पेशली जहाँ पे मुश्किल कंडीशंस है। आपका डिफेंस चेक होता है, आपकी शॉट चेक होती है, आपकी क्रिकेट चेक होती है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि रेड बॉल का जो फॉर्मेट है उसको वनडे और रेड को अलग होना चाहिए, ताकि उनकी फॉर्मेट स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ताकि उनकी जो टेक्निक है वो खराब हो।
ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। टेक्निक बेहतर बनाई जा सके। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सती, हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और आप नाज़रीन आपको बताएं एक अच्छी खबर भी है रोनाल्डो के चाहने वालों के लिए, उनके शायकीन के लिए। रोनाल्डो की हॉलीवुड में एंट्री हुई है बाकायदा। फुटबॉल ड्रामा सीरीज़ में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे आप, जो रोनाल्डो को मिस कर रहे थे उनके फैंस, वो आप देख सकते हैं कि दीगर कास्ट में साबिक फ्रांसीसी स्टार थेरी हेनरी भी शामिल हैं, अदाकार डैमियन ल्यूइस भी शामिल हैं, बरतानवी रैपर डेविड भी इसमें शामिल हैं, और बहुत सारे और नाम भी हैं जो कि इसमें शामिल होंगे। तो जनाब, अगर आप रोनाल्डो को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो फिर आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपको ये स्क्रिप्टेड टीवी सीरीज़ नज़र आएगी जिसके अंदर रोनाल्डो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अल नसर के कप्तान अपनी पहली स्क्रिप्टेड टीवी सीरीज डे विनर के जरिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। बहुत से शायकीन बहुत ज़्यादा अफसरदा थे कि रोनाल्डो को अब वो किस तरह से देखेंगे मैदान में खेलता हुआ। तो जनाब, हॉलीवुड के अंदर उनकी एंट्री होने जा रही है, जहां वो सिर्फ अदाकारी नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। और ये सीरीज़ रोनाल्डो की मुश्तरका प्रोडक्शन कंपनी UR मारो स्टूडियोज़ के साथ तैयार की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त शाहकार होगा। बिल्कुल जी, और हम लोग तो बल्कि ये देख रहे हैं कि रोनाल्डो पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे कि जैसे ही वो रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद वो अमली तौर पर इस मैदान में भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। रियासत फैसला करे कौमी मफाद अहम हैं या नून लीग के मफादात। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं, और रियासत का हर फैसला नून लीग के मफाद को तरजीह दे रहा है। कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। और पोलिंग स्टेशन पर हमले हों, इंटरनेट बंद हो तो यह आज़ाद नहीं, मकबूजा कश्मीर लगेगा। और फिर पीपल्स पार्टी ने मीरपुर में सीटें जीती, वोट की गिनती जो भी हो आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि वो यहाँ पर दहशतगर्दी या गुंडागर्दी करेगा तो फिर ये जान लीजिए कि मैं भी जरदारी का बेटा हूँ। यानी कि उन्होंने अपनी तई धमकी देने की भी कोशिश की है। बहरहाल जो भी वो कह रहे हैं उनकी ज़बानी भी सुनते हैं। बात आपने सुने हैं, इसका जवाब भी आया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। वो कहती हैं कि जी बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं, वोट लेने के लिए रोना धोना नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, और पीपल्स पार्टी वालों ने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है इस पर उन्हें अफसोस है। क्या कहना था मरियम नवाज साहिबा का, वो भी सुनाए। दिल से तस्लीम, ये कहना है मरीम नवाज साहिबा का। और वो बिलावल भुट्टो को ये भी कहती हैं कि आप सिंध के मामलात देखें, सिंध में क्या कुछ हो रहा है और जिस तरह के हालात वहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं है। बहुत सारी गुफ्तगू हुई, पहले शिकवा फिर जवाब शिकवा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, हैं रहनुमा है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। कादर मंदोखेल साहब, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, आज़ाद कश्मीर में ऊपर बड़े इल्ज़ामात भी लगे, बैलेट पेपर चोरी होने के इल्ज़ामात, छीन लेने के इल्ज़ामात, धांधली के और इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त है जो कि गिनवाने बैठूंगी तो वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त शिकवा बिलावल भुट्टो साहब ने किया है, फिर उसके बाद जवाब शिकवा मरीम नवाज साहिबा की जानिब से किया गया, वो कहती हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है, इलेक्शंस का फैसला जो है वो अवाम ने करना था, रियासत ने नहीं करना था। और अब जो अवाम ने फैसला किया है उसको तस्लीम किया जाए, अपनी हार को तस्लीम किया जाए। तो क्या पीपल्स पार्टी हार को तस्लीम करने के लिए तैयार है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मरियम बीबी से ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में जो आवाम ने फैसला किया, आप और आपके वालिद चचा ने वो माना। फॉर्म 47 के तहत आप जाली वज़ीर आला बैठे हो, आपका चचा जाली वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। फॉर्म 47 के तहत नवाज शरीफ साहब जाली फॉर्म 47 के तहत बैठा हुआ है। वरना मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के जरिए कि वो फॉर्म 45 तीनों दिखाते। खुदा की कसम जिंदगी में सियासत और वकालत का मैं नाम नहीं लूंगा। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज साहिबा ने जो सिंध के ऊपर जो कीचड़ उछाला है, आपका चचा मोहतरम जो ना यहाँ इलेक्शन लेकिन ये भागे दौड़े आ जाते हैं। मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुस्तफ़ा कमाल का इलाका एक ही है। 5 साल से ये शख्स वज़ीर आज़म है, खुदा की कसम 5 रुपए फंड नहीं दिए। और फिर उसके बाद 70% जो कराची रेवेन्यू देता है, 70% में आपने जो K4 मनसूबा है उसके लिए इस साल भी सिर्फ 10 अरब दिए, पिछले साल 3 अरब दिए, जो अगले 24 साल में भी नहीं बनेगा। आपकी ग्रीन लैंड मुस्लिम लीग नून के जो पिछले 7 साल से इल्तिवा का शिकार है, बीच में पीटीआई आ गई, उन्होंने भी आगे उछल कूद किए, वो आज तक नहीं बन सका। तो मैं मरियम बीबी से ये कहना चाह रहा हूँ, आपने लाहौर को जो सुर्खी पाउडर लगा है वो तो एक बारिश से धो दिए, आपके चैनल ने दिखा दिए और आज भी पानी खड़ा। अच्छा, ये सवाल सारे वैलिड है।
कादिर मंजूर खैल साहब, आपके सारे सवाल वैलिड हैं, लेकिन उनके सवाल भी मैं अब, क्योंकि उनका नुमाइंदा कोई हमारे साथ है नहीं, तो उनके सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वो ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जीते तो वो ठीक, कश्मीर के अंदर नून लीग जीते तो वो ख़राब। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई है तो किसकी सरपरस्ती में हुए, वहाँ पे कोई निगरान हुकूमत तो नहीं थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो वो किस तरह से उन्होंने सारा कुछ मैनेज कर लिया। तीसरी बात वो ये, हमारा यह सवाल है, अवाम का ये सवाल है कि अगर आपको इतने ही गिले शिकवे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत, तो विफाक में और बलूचिस्तान में उनके साथ इत्तेहाद आप ख़त्म करने जा रहे हैं, और अभी तक ये ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए, पहली बात ये कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर मरियम बीबी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर उनको आइन और कानून का और इलेक्शन रूल्स का पता नहीं है, वोट को इज्जत देने वाली पार्टी वोट को ही बेइज्जती कर रही है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये याद रखना चाहिए, जब इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत जब निगरान सेटअप या इलेक्शन का जो अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, तो इंतजामिया की आंख कट जाता है और वो तमाम इंतजामिया इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होता है। पहली बात तो ये उनको ये सीखना चाहिए, अगर किसी अक्लमंद ने नहीं बताया तो मेरे कसूर नहीं है। दूसरी बात ये कि जीपी में हमने सीटें जीती है, फिर भी हम एतराज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब 7 तारीख की शाम को 5 बजे पोलिंग बंद हुआ और 2-3 घंटे के अंदर जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो हमारे 9 सीटें थी, नून लीग 2 सीटें भी थी। उसके बाद इस रिजल्ट को खींचा गया 7-8 दिन, और 7-8 दिन में पीपल्स पार्टी उसी 9 पे खड़ी थी और नून लीग की 6 हो गई। चलो बाबा, खैर है, कोई बात नहीं है, ले लो। उसके बाद जब 4 आज़ाद उम्मीदवार थे, जो जारी बात है, हर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने वाली जो पार्टी है उस पर जाती है, चलती गाड़ी में सवार करते हैं, जिस गाड़ी को टायर और इंजन ना हो उस पर कोई सवार नहीं होना चाहिए। वो जब बिलावल साहब ने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो 4 सीटें जो नून लीग की तरफ खींच रहे थे वो जाके आईपीपी की झोली में डाल दिया है। तो ये तो सारे आपके सामने। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जीबी ने, इसी तरह एक पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मुगल के नाम से आजाद कश्मीर में बैठा हुआ है। आपके चैनल ने पूरे दिन में देखा है, ये जो पुराने गिफ्ट और पुराने जो बसें और ये सारी चीज दे रहे थे, ये इलेक्शन रूल्स के वायलेशन है। हम कहते रहे, हमने रिटर्न, लेकिन जुमला सुन ले, आपकी टीवी चैनल ने देखा है कि इलेक्शन वाले दिन जिस तरह गुंडों ने बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, आपकी चैनल ने देखा है। आपके चैनल ने देखा है कि हमारे कारकुन जो है ना मुख्तार यूनुस को शहीद किया है, 3 को जख्मी किया है मुस्लिम लीग के गुंडों ने, गुल्लू भट्टों ने। आपके चैनल ने देखा है। आपके चैनल ने देखा है कि वहां पे 30 पोलिंग स्टेशन पे हमारी चौधरी यासीन के हल्के में कब्जा कर लिया, यानी 16,000 सीसीडी के गुंडों को वहां ले जाके तैनात किए और वो दिन भर बदमाशी करते रहे गुल्लू भट्टों के साथ। तो आप मुझे बता दो, रात फिर जब ये 9 सीटें उसको दे दिए नून लीग को और 4 हमारी तरफ फेंक दिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी बेशर्मी से ये ऐलान करता है इलेक्शन बड़ा शफाफ हुआ, पुरअमन हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वहां पर मामलात तो खराब रहे। बिल्कुल मंजूर खैल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मामलात वहां खराब रहे और मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा, हम लोग भी अपनी आंखों से हमारे गुजरते रहे, देखते रहे हम तमाम हालात। लेकिन अभी क्या इत्तेहाद टूटने जा रहा है, आप इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर जो इलेक्शन हुए हैं इनका बायकॉट करेंगे? क्योंकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह का निकाह है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, जो कि बड़ों ने करवा तो दिया है जोर जबरदस्ती से, अब ना अगर तोड़ते हैं तो बड़े नाराज होते हैं और इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, घसीटना पड़ेगा इस रिश्ते को। तो क्या इसी तरह से घसीटता चला जाएगा, कुछ आप अपनी मनवाएंगे और कुछ उनकी मानेंगे, या फिर ये इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आ रहा है हमें? देखिए, कहने वाले अगर जाहिल हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा जो है ना सारे दुख बर्दाश्त करके, फांसियां, कोड़े, जेले करके भी हम ये कहते हैं जमहूरियत करो खुदा का वास्ता, नहीं तो डिक्टेटर आके बैठ जाएगा, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और अभी पिछले महीने जो पार्लिमानी वजीर है इनका नून लीग का, उन्होंने बाकायदा एक बयान आया है कि भाई अगर 28वीं तरमीम शराफत से नहीं माना गया तो वो सिस्टम जो है ना डिरेल हो सकता है। यानी नून लीग जो कभी जमहूरी थी नहीं है, जनरल जिलानी और जनरल मुशर्रफ के उसमें, और ये हमारी गलती की थी जब हमने 1985 में इलेक्शन का बायकाट किए, तो ये नासूर और पाकिस्तान के ऊपर मुसलत हो गया, जो मुंह पे बोलते हैं वोट को इज्जत तो, और अंदर जो है सारे 2 नंबरी काम करते हैं सारे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो सवाल है यकीनन पार्टी इसके ऊपर सोचे कि मैं तो कादना सरुकन हूँ, और मेरी अपनी जाती ख्याल तो ये, पिछली पीडीएम की हुकूमत में भी जहाँ मैं असम्बली का हिस्सा था, मैंने उस वक्त भी मुखालफत की, मैं आज भी मुखालफत करूँ
क्योंकि मरूं फिर बगाड़ा ने ये कहा था कि नून लीग वो पार्टी है जब ये मजबूर होती है तो पाँव पड़ती है, जब मजबूरी निकल जाती है तो अच्छा, गर्दन पकड़ लेती है। एक और मंदुखेल साहब इल्जाम जो लग रहा है पीपल्स पार्टी पे वो ये भी है कि जो हालात ख़राब हुए हैं इसके पीछे भी नाअहली पीपल्स पार्टी की है। वो कहते हैं 1.5 साल से आपकी हुकूमत थी, आपके वज़ीर-आज़म थे, आपकी नाक के नीचे ये माहौल ख़राब हुआ है और आपकी ही जिम्मेदारी थी रियासत का बड़ा होने की हैसियत से, तो उनको एक छतरी के नीचे लाया जाता और इस नहज तक मामलात को ना लाया जाता। तो आज आप जो उनके हुकूक की बात कर रहे हैं कश्मीरियों के, या इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से हल करने की बात करें, अगर आपने वक्त पे चीज़ें सेटल डाउन की होती तो ये नहज तक, इस नहज तक पहुंचते ही ना। तो इस बात से आप कितना एग्री करेंगे? जुनेद, जिस जाहिल ने आपको ये बताया कि 1.5 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनसे जरा दोबारा मेरे शो के बाद, आपकी शो के बाद पूछते उनसे कि 2021 में यहाँ पीटीआई की हुकूमत बनी, पीटीआई के 3 ग्रुप बने, 3 वज़ीर-आज़म बने और चौथा वज़ीर-आज़म पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोनों ने अदम एतमाद के जरिए लाया है। जो हमारा इस वक्त फैसल राठौर साहब बैठे हुए हैं, ये नून लीग के सपोर्ट से बैठा हुआ है और वो 5 महीने ज्यादा से ज्यादा हो गए, 5 महीने से वो बैठा है। और दूसरी बात ये बताऊं, 5 महीने में ये पिछले 2 महीने या 3 महीने आप निकाल दे, जो इलेक्शन कमीशन रूल्स में पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कानून की तालिब इल्म के हिसाब से, जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो हुकूमत की मशीनरी सारे इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाता है, न कि किसी वज़ीर-आज़म के। कल तो वज़ीर-आज़म आज़ाद कश्मीर खुद जो आप इसको बता रहे हैं वो इलेक्शन भी लड़ रहे, वो कहते हैं धांधली हुई है, वो कहते हैं लाकानियत हुआ है। तो ये सारे जो गुंडागर्दी हुई, आप ये समझ लो कि मीरपुर डिवीजन में टोटल 13 सीटें में 16,000 पंजाब की सीसीडी पुलिस वहां तैनात की है। आपका सीसीडी का बैकग्राउंड पता है कि जिसके बारे में अल जज़ीरा टीवी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है। और अभी पिछले महीने एक मासूम बच्ची जो ऑस्ट्रेलियन निजात पाकिस्तानी थी, माँ बाप के गोद में उनको चलनी कर दिए और बड़ी बेशर्मी से सीसीडी का सरबराह उसके घर जाता है, वो जी हमने कत्ल किया है और तफ्तीश भी हम ही करेंगे। और एक आदमी गिरफ्तार हुआ तो क्या उस चलनी जो गाड़ी हुआ दर्जनों गोलियां लेके वो एक आदमी नहीं किया? अच्छा मंदुखेल साहब, ये बातें भी सही हैं जो आप कर रहे हैं, ये तमाम बातें भी सही हैं, इससे हम इनकारी नहीं है। लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून कह रही है वो कहते हैं कि सिंध के मामला तो इनसे हल होते नहीं है, वहाँ के मसाइल तो इनसे हल नहीं होते 17-18 साल की हुकूमत के बाद भी, और ये दावा करते हैं कि कश्मीर के मामला को हल कर लेंगे या कश्मीर के अवाम के जो मसाइल हैं उनको ये समझ सकते हैं और उनका हल तलाश करने में यही एक अच्छी हुकूमत हो सकती है। तो क्या जो बातें उनकी तरफ से जो की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात नहीं बल्कि हकीकत है, कराची के मसाइल जूं के तू हमें भी नजर आते हैं, उस पर क्या कहते हैं आप? देखो, पहले आपकी हकीकत पे मैं आ जाऊं, इस वक्त भी कराची में 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम चल रहा है और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कराची का जो डायनामिक है वो 62% इस वक्त भी वफाकी हदारी यहाँ पे मौजूद है महकमे, यानी DHA, स्टील मिल है, फोर्ट कासिम है, नेवी है, एयरफोर्स है। जो 38% बचता है, उस 38% के 25 टाउन है, 25 टाउन में से भी 13 टाउन हमारे पास है, 3 पीटीआई के पास है, 9 जमा इस्लामी के पास है। गंद सारा हमारे सर पे, हम तस्लीम करने को तैयार है, ठीक है हम ही जिम्मेदार है। ये जो वफाकी हुकूमत खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब और इनका हल्का एक है, पिछले 5 साल से वज़ीर-आज़म है, 242 को तो टक्कर नहीं दिया है। मगर आप मुझे बताओ, जो K4 मंसूबा पिछले 24 साल से इल्तवा का शिकार है, पिछले साल सिर्फ 3 अरब दिए, इस साल 10 अरब दिए, जो तनख्वाह पूरा सिंध जो 70% बिल्कुल सही। बहुत सारे मामलात की विफाक जिम्मेदार है, कराची के अंदर जो मसाइल हैं। बलूचिस्तान में एक मोटरवे दूर के बाद एक डबल रोड नहीं है, तो आप सेंट्रल पंजाब को या लाहौर को अगर आप पाकिस्तान समझ रहे हो तो बिल्कुल लॉ इसमें विफाक भी जिम्मेदार है। कराची के बहुत सारे मसाइल में पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उन सारे मसाइल को हल करने की कोशिश की है और अब वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी इस पर नजर सानी करेगी कि ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा मुस्लिम लीग नून के साथ या बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया कादर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह।